सोनिया जी ने बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है, लोग तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि मतलब सोनिया जी ने बिल्कुल कह दिया है कि इजराइल को तखलिया करो और ईरान को अंदर लाओ, ईरान के समर्थन में खड़े हो जाओ। ये गुटनिरपेक्ष वाले लोग हैं। ये कौन सी राजनीति, कौन सी कूटनीति बता रही हैं वो? नहीं, मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता जो एक ही परिवार से, कभी वो प्रियंका जी करती हैं, कभी राहुल जी करते हैं, कभी सोनिया जी करती हैं, इतना गैर जिम्मेदार और भारत की नीति को कमजोर करने वाला व्यवहार कर रहे हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको बहुत ठीक से समझना चाहिए। जब वो कहती हैं कि भारत की विदेश नीति एकदम खत्म हो गई है, ठीक नहीं है, हमें ईरान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, वो किस वक्त वो कह रही हैं? जब भारत सरकार ने इजराइल और ईरान युद्ध के बीच में जो बच्चे गए थे, हालांकि वो बड़े बेशर्म बेहया किस्म के उसमें कुछ बच्चे थे जो यहाँ भारत सरकार उनको लेकर आई, तो उसके बाद बस अच्छी नहीं है, जहाज से भेजना चाहिए, वो सब मांग कर रहे थे। लेकिन फिर भी भारत तो हर नागरिक को लेकर आता है, उन बच्चों को लेकर आया कहां से? ईरान से। तो ईरान ने भी और इजराइल ने भी उतनी देर के लिए अपने एयर स्पेस में ऐसी कोई हरकत नहीं की। तीन देशों से लेकर आए। तो एक तो सोनिया गांधी जो विदेश नीति को कह रही है असफल है, तो वो समझना चाहिए। इससे पहले हम रशिया यूक्रेन वॉर में देख चुके हैं और कांग्रेस पार्टी उसका मजाक बनाती है कि रे पापा ने वॉर रुकवा दी, इस तरह का मजाक बनाते हैं। ऐसे कभी किसी ने मजाक नहीं बनाया। तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जिसको मैं कहता हूं कि वो राहुल कांग्रेस हो चुकी है, वो जिस तरह से भारत का हास्य कर रही है, भारत देश का व्यंग कर रही है, भारत के लोगों का मजाक बना रही है, भारत की विदेश नीति जो क्षमता है उसका मजाक बना रही है, भारत की सैन्य नीति जो क्षमता है उसका मजाक बना रही है, भारत की आर्थिक स्थिति जो है, नीति है, उसका जो मजाक बना रही है, ये खतरनाक है। अब जब उसमें वो ढेर सारे उदाहरण दे रही हैं, तो उसमें वो भी तो कह रही हैं कि इजराइल और ईरान दोनों, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों, तो हमारे साथ तो दोनों देशों के रिश्ते हैं, चाहे इजराइल फिलिस्तीन हो या इजराइल ईरान हो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो भारत के प्रधानमंत्री है, तो उनके भी प्रधानमंत्री हुए, लेकिन लगता है वो भाजपा के प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, तो उनको तो हर देश ने उतना ही सम्मान दिया है। सवाल यह है कि क्या यहां मूल मसला है? भारत इस्लामिक आतंकवाद का पीड़ित देश है, इजराइल इस्लामिक आतंकवाद का पीड़ित देश है। हमारा जो पाकिस्तान हमसे ही कटकर गया, हमारे दूसरे तरह के युद्ध हैं, संघर्ष हैं, इजराइल और जो फिलिस्तीन है उसके दूसरे संघर्ष हैं। लेकिन जो ईरान कूदता है लड़ाई में, 2000 किलोमीटर दूर है, सीमा नहीं लगती है इजराइल की ईरान की, तो भी क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मुस्लिम उम्मा के नाम पर लड़ रहे हैं। और अगर मुस्लिम उम्मा के नाम पर लड़ रहे हैं, तो सऊदी अरब उसके साथ क्यों नहीं खड़ा है? जॉर्डन उसके साथ क्यों नहीं खड़ा है? और ईरान और फिलिस्तीन की लड़ाई हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठन क्यों लड़ते हैं? तो सोनिया गांधी के उस लेख में इन सब का जिक्र नहीं। और उससे आगे मुझे लगता है ये बहुत ठीक से आप लोगों को सुनना चाहिए और नोट करके रखना चाहिए। इसके पहले मुझे जो लेख याद है सोनिया जी का, वो भी गाजा की चिंता में था। हाँ। अब एक तो ये कि हम भारत के लोग तो दुनिया में कहीं भी एक बूंद रक्त की गिरे तो हमारा मन पसीजता है, हम वो मानवता वाले, विश्व बंधुत्व वाले लोग हैं। लेकिन हम रामकृष्ण की परंपरा के लोग हैं। अगर कहीं अधर्म होगा तो धर्म संस्थापनार्थाय युद्ध तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। युद्ध करेंगे और अधर्म को हराकर धर्म की विजय भी कराएंगे। अब सवाल यह है कि ये जो सोनिया गांधी ने लिखा, पहले गाजा पर और अब ईरान में भी, हालांकि वो जाते जाते गाजा पर ही चली है। तो सवाल यह है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर क्या एक लाइन सोनिया गांधी ने कहीं लिखी है? नहीं, बांग्लादेश हिंदुओं के तो बात आप छोड़ दीजिए हर्षवर्धन। पहलगाम की घटना के बाद कितना तल्ख, कितना सख्त, कितना लिखा गया, बताइए ना, कितना कहा गया। पूरी कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया। सरकार को घेरने वाली बात में भी आप ठीक से इसलिए नहीं घेर पाए क्योंकि इस पर भी आपको ठीक से बात नहीं करनी थी। समस्या यहां पर यह आ रही है कि एक चीज समझिए, मैं अभी देख रहा था कांग्रेस की जो आईटी सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया, उसको कुछ क्या कहें, मतलब वो पत्रकार कह देते हैं, मानते हैं वो लोग, उन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया और बता दिया कि भाई ये जो फतेह मिसाइल है इजराइल की, ईरान की, उसकी वजह से ईरान बचा हुआ है। हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, ये अगर ना होती तो
अब तक जो है पूरी तरीके से ईरान खत्म हो जाता। अच्छा, खास बात है कि उस हाइपरसोनिक मिसाइल जिस फतेह की बात हो रही है उसकी गति समय से बताया गया ध्वनि से वो 10 गुना ज़्यादा है। और भारत को नसीहत दी जा रही है कि भारत जो है ऐसी मिसाइल बनाए, जबकि भारत ने जो मिसाइल बनाई हुई है अग्नि 5 वो 24 गुना ज़्यादा ध्वनि की गति से चलती है। और हम इस पर मतलब बहुत आगे जा चुके हैं मिसाइल उस पर। और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री को जो है यहाँ पर जो है घूमने फिरने में अपनी ऊर्जा नहीं लगानी चाहिए, मिसाइल बनाए और मतलब आसमान में छेड़े। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सोचिए ना कि ये पूरा इकोसिस्टम समझिए। मैं इसको जोड़ इसीलिए रहा था हर्षवर्धन कि सोनिया गांधी ने जो लिखा है वो इस पूरे इकोसिस्टम की ही बानगी है। एकदम ठीक बात है, लेकिन ये तो गजब हो गया ना। भारत में डिफेंस का प्रोडक्शन तक नहीं होता था, हम अपनी क्षमता से कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, आयातित सैन्य उपकरण नीति पर हम थे। आज हम धीरे धीरे उसको लिस्ट करते जा रहे हैं कि इतने उपकरण हम मंगाएंगे ही नहीं। और तो छोड़िए ना, अभी तो हमने पाकिस्तान के साथ देखा ना कि उनके मिसाइल और ड्रोन आते थे और सब हवा में ही हमारा सुरक्षा तंत्र मार गिराता था। S-400 तो ईरान के पास भी है, रशिया का, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास हमारे अपने स्वदेशी सैन्य उपकरण थे। और जो लोग ये बात कर रहे हैं वो दरअसल ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं, वो जानबूझकर एक नैरेटिव कुछ लोगों के दिमाग में आ जाए, अच्छा देखो नरेंद्र मोदी इधर उधर घूम रहे हैं, भारत की सैन्य क्षमता नहीं बढ़ा। अब वो कौन उनको बताएगा कि भारत का सैन्य उपकरण का निर्यात, आयात नहीं निर्यात, वो 25,000 करोड़ के ऊपर हो गया। हम यहां पहुंच गए हैं, हमारी अपनी स्वदेशी क्षमता इतनी विकसित है कि तुर्की, चीन और अमेरिका तीनों के आयुध हथियारों से पूरी तरह से लैस वो पाकिस्तान हमारे सामने टिका नहीं, हमने ध्वस्त कर दिया। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, चाहे विदेश नीति हो या सैन्य नीति हो, हम भारत के हितों को लेकर आज जितना सक्षम है उतना पहले नहीं थे। इसका मतलब मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि पहले की सरकार, पहले के प्रधानमंत्री वो नहीं करते थे, वो भी उसी तरह से मजबूत थे। इंदिरा जी भी मजबूती से लड़ी थी, लेकिन इंदिरा जी का हाथ से तब का विपक्ष नहीं करता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ से कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति, मुझे लगता है राजेश्वर इसको चिन्हित करना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाए और वो मना कर दे, आज तक के इतिहास में मैंने नहीं सुना है। और तो और अगर अभी पुतिन या शी जिनपिंग को बुलाएं तो वो भी मना नहीं करेंगे क्योंकि वो अमेरिका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी पूर्व व्यस्तताएं हैं। नहीं, इतना ही नहीं हर्षवर्धन, नहीं इतना ही नहीं हर्षवर्धन, थे कहां पर वो? कनाडा, 1 घंटे की दूरी पे। मतलब उसको जो 91वां अपना राज्य बनाना चाहता है कनाडा को, वहां से वो नहीं के बोले कि हमें बेलग्रेड जाना है, वहां हम जाएंगे। अपनी पूर्व व्यवस्था को उन्होंने बताते हुए वहां जाने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं है, ये जो उन्होंने बयान दिया 35 मिनट के बाद विदेश मंत्रालय का जो खुलकर आया कि कोई ना कोई मध्यस्थ था, और विक्रम मिश्री की आपने बॉडी लैंग्वेज देखी किस तरीके से जो बात की जा रही थी, और उसमें साफ साफ कहा कि ना कोई बीच में था, कोई नहीं था। और जिस विदेश नीति की बात कर रहे हैं आप, ये सोचिए कि पाकिस्तान से नॉमिनेट करवाना पड़ रहा है ट्रंप को अपने लिए नोबेल पुरस्कार से। नहीं, आपने अच्छा कहा कि ओसामा बिन लादेन, और देखिए सद्दाम हुसैन को मैं थोड़ा अलग मानता हूँ। पता नहीं, मतलब मेरी पता नहीं क्यों सद्दाम हुसैन को लेकर अमेरिका ने जो किया है ना, निजी तौर पर मैं, वो व्यक्ति ठीक है, अब अपने देश में क्या करता था, कैसे करता था, लेकिन वो इतना ऐसा कोई कट्टर भी नहीं था। अमेरिका ने उसको बर्बाद कर दिया, वो थोड़ा सा उसकी छवि बना दी गई। और देखिए अमेरिका ने केमिकल वेपन कह के उसको मार दिया। तो ये एक तो है, लेकिन सच बात यही है कि आज अगर कोई भी खतरनाक से खतरनाक आतंकवादी अगर वो नहीं हो, अभी है विकल्प। अब तालिबान के जो टॉप लीडरशिप है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, अब किम जोंग उन वो डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो राहुल गांधी वाली आर्थिक नीति पे बात आएंगे, पहले डोनाल्ड ट्रंप पे ही थोड़ा बात। हाँ, नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पे इसलिए बात करना जरूरी है हर्षवर्धन की, ये जो मैं जिस इकोसिस्टम की बात कर रहा था, जो तमाम जो फंडिंग कहीं से आती रही है, जैसे सोरोस पुत्र तमाम यहाँ भारत में रहे, लेकिन मुझे उनसे ज्यादा शिकवा जो बात हर्षवर्धन ने कही कि भाई सोनिया गांधी यूपीए की चेयरमैन, राहुल गांधी नेता विपक्ष, उसी परिवार में प्रियंका गांधी, ये लोग विदेश नीति की जब बात करते हैं और उस विदेश नीति को असफल बता रहे हैं, जिस विदेश नीति में रशिया और अमेरिका के साथ में भारत बात कर सकता है, बराबर की साझेदारी कर सकता है, बराबर का व्यापार कर सकता है, उसी इजराइल और ईरान के साथ में भी वो बराबर से ही संबंध रख सकता है। तो यहाँ पर तो जो हमने संतुलन अपना दिखाया है वो अद्भुत है। उस पाकिस्तान में जब पूरी तरीके से हमने तबाही घर मचा दी, जो खासतौर से उनके आतंक के मरकज थे, तो ये कहते हैं कि हमारे साथ कौन खड़ा हुआ, तो हमें जरा सवाल ये बताओ ना कि विरोध में कौन खड़ा हुआ।
साथ में कौन किसके खड़ा होता है? क्या भारत रशिया या यूक्रेन किसी के साथ खड़ा हुआ था? यही कहा था ना कि युद्ध रोको। जब दो लोग की लड़ाई हो रही होती तो एक व्यक्ति यही कहता है ना कि भाई शांति के साथ में इसको निपटाया जाए। तो भारत के विरुद्ध तो कोई जाता दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, ट्रंप एक लाइन बस मैं जोड़ूं। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, श्रीलंका, मालदीव, रशिया और यूरोपीय यूनियन पूरा का पूरा, इन सब ने कहा था कि इस आतंकवादी घटना की हम निंदा करते हैं और भारत को इसका प्रतिकार करने का पूरा अधिकार है। अब इससे ज्यादा कोई क्या साथ में खड़ा होगा स्पष्टता से? बाकी आपने ठीक कहा, क्या कोई किसी के साथ युद्ध में जाकर लड़ता है? और अगर युद्ध में जाकर लड़ेगा तो विश्व युद्ध जो द्वितीय के बाद अभी तक नहीं हुआ है, तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, क्योंकि आप कीमत लेगा ना, कीमत लेगा। और नाटो अगर यूक्रेन के साथ लड़ रहा है तो यूक्रेन की क्या स्थिति हुई आप देखिए ना। फिर भी तो अमेरिका उसके साथ नहीं लड़ा है, हथियार भड़े दे रहा है, लेकिन यूक्रेन के साथ फिर भी नहीं। और चाइना अगर रशिया के साथ खड़ा है तो भी चाइना रशिया के साथ लड़ने नहीं आ रहा। अच्छा, ईरान के साथ कौन खड़ा है? भारत के लोग को ये समझना जरूरी है, क्योंकि अभी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी के नेता यही सवाल करते हैं हमारे साथ खड़ा कौन है? अरे भाई, हर देश को खुद लड़ना होता है। और अगर बिना किसी के खड़े हुए, ये बड़ा रोचक है कि बिना किसी के खड़े हुए, आज 7वां बेड़ा उसके पीछे का बेड़ा, ये कहानी नहीं सुनानी पड़ रही। अगर बिना किसी के खड़े हुए हम पाकिस्तान को यूं पीट पा रहे हैं तो फिर इससे सुखद क्या है? हम तो इसका मतलब कि उस स्थिति में है जिसमें अमेरिका है, चीन है, कि जहां अकेले ही वो सबसे निपट लेता है। हम भी उस स्थिति में है। तो मुझे लगता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन ये बताइए आप, मतलब ऐसा नहीं लगता कि सब मिलके भैया दे दें, एक न मिले तो नोबल की डुप्लीकेट कॉपी बनवा के डोनाल्ड ट्रंप को दे दें? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप देखिए जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ा, बहुत अहंकारी और घमंडी व्यक्ति हैं। और इसके साथ में वो राष्ट्रपति की बजाय वो सीधे सीधे वो ट्रेडर की तरीके से ही बिहेव कर रहे हैं। बिल्कुल। और वो एक व्यापारी ऐसा जो है, तो वहां भी तो कोई यहाँ की तरह मार्केट होगी ना, जो सेकंड हैंड मिलता है। यहाँ सब कुछ तो मिल जाता है हमारे दिल्ली में, तो वहां भी अमेरिका में भी कोई वहां जाकर नोबल का बनवा ले, उसी जो बना रहता है। वहाँ गफ्फार मार्केट नहीं है। हाँ, गफ्फार मार्केट ही है। तो वहां की जो नहीं, तो यहीं से हम लोग भिजवा देते हैं। अच्छा, ऐसे कर रहे हैं जैसे कहीं भिखारी नहीं होते हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, गॉड। अच्छा, वो तो गॉड के नाम पे कहेंगे। नहीं, और तो कह क्या रहे हैं, उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने कर दिया, और करने के बाद कह क्या रहे हैं कि भाई देखिए हमें देगा कोई नहीं। ये भी कह दे रहे हैं। ये भरोसा है उस आदमी को कि हमको नोबेल मिलने नहीं जा रहा है। लेकिन अच्छा, एक चीज बड़ी अच्छी हुई। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का ग्रह योग बड़ा प्रचंड है। अब वो चाहे 17 बार, 18 बार, 20 बार, चाहे जितनी बार कह दें, अब उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं करेगा। पहले एलन मस्क ने उनको एक तरह से कहें कि उनकी साख को खत्म कर दिया। अपने देश में उनकी साख खत्म ही थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो मीम बन के चलता है कि उन्होंने कहा कि हमने ये किया, शी जिनपिंग ने कहा ना हमने तो ये बातें नहीं की। उन्होंने कहा ये किया तो पुतिन ने कहा हमने बातें नहीं की। उन्होंने कहा ये किया तो ईरान ने कहा सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा ये किया नरेंद्र मोदी कह रहे हैं सवाल ही नहीं। तो जब हर राष्ट्राध्यक्ष उनको झूठा साबित कर चुका है। लेकिन एक बात मैं कहूं, अब भाजपा को और भारत सरकार को कोई कुछ भी कहे, इस मसले पर अब जवाब देना बंद करना चाहिए। नहीं, जवाब दे भी नहीं रहे, सब कुछ हो गया। देखिए विदेश जवाब, मुझे लगता है देखिए हर्षवर्धन, इस मामले में भारत सरकार ने जो डिप्लोमेसी खेली है उसकी बहुत जमकर सराहना की जानी चाहिए। इसलिए की जानी चाहिए वो ट्रंप के मुंह ही नहीं लगे। ट्रंप जिस तरीके के बड़बोले हैं, और देखिए ताकतवर मुल्क तो वो है, तो हमें चिढ़ा के क्या करना। उन्होंने हमेशा जो बयान दिलवाया वो दिलवाया विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय की तरफ से। और 35 मिनट जो बातचीत की है प्रधानमंत्री से ट्रंप ने, उसके बाद भी विदेश सचिव ने बिल्कुल वर्बेटम एक बात बताई है। अब सवाल यह है कि जब विदेश सचिव ने डोनाल्ड ट्रंप और जो है पूरा पोटस को टैग करके वो पूरा बयान दिया, उसका कंट्राडिक्शन क्या अमेरिका की तरफ से आया? इसका मतलब जो शब्द कहा गया है एक एक भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो अक्षरशः सत्य है। रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप की आप दूसरे विदेश के राष्ट्राध्यक्षों की तो बात जाने दीजिए, वहां पर एलन मस्क और वहां पर टिम कुक जो उनके देश के बिजनेसमैन हैं, वो उनकी बात को नकार रहे हैं। खासतौर से जब उन्होंने एप्पल वाली बात कही तो आप याद करिए कि क्या कहा था, टिम कुक ने भी कहा था। तो इसलिए मुझे लगता है देखिए, हम यहां पर ट्रंप की बुराई के लिए नहीं बैठे हैं, ना हमें उससे कुछ मिलने वाला है। जो लोग ट्रंप की आरती इस समय उतार रहे हैं, ये मैं जवाब उनको हम और हर्षवर्धन दे रहे हैं। उनको समझिए, पहले हर्षवर्धन ने बहुत अच्छी बात कही थी, ट्रंप को इसलिए तमाम भारतीय लोग चाहते थे जो बाइडेन की जगह, क्योंकि जो डीप स्टेट भारत में अस्थिरता फैला रहा था, फेक नैरेटिव के जरिए अशांति फैला रहा था, हमारी जो
तमाम जो शौर्य की और जो हमारी आगे बढ़ने की जो चीजें थी उनके आगे बाधा बन रहा था, तो उसको हटाने के लिए लोग चाहते थे कि ये डेमोक्रेट्स की सरकार जाए, ट्रंप आए, क्योंकि वो साफ साफ उस तरीके का पक्ष लेते दिखाई पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति में ये तो एक पक्ष वो था, दूसरा पक्ष ये है कि जैसे ही ट्रंप ने कह दिया सीज फायर, अरे भाई उसके बाद ये लोग उछलना शुरू कर दिए, और उसके बाद अब जो लेख किस पे आ रहे हैं, ईरान पर आ रहे हैं, गाजा पर आ रहे हैं, और ये जो लोग लेख लिख रहे हैं साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि गाजा और ईरान से उनको बिहार के चुनाव में ताकत मिलती दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है। वैसे तो हम ये शब्दावली बचते हैं, लेकिन जैसे वो लोग बोलते हैं तो उनके शब्दों में कहें तो डोनाल्ड ट्रंप को उन लोगों ने अपना बाप बना लिया है। हाँ। मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, हम पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन सचमुच। और कब बाप बनाया? जब वो भारत का पक्ष कमजोर करते दिखे। यानी एक वर्ग है जो तब हवन करता है जब भारत का मजबूत हो पक्ष डोनाल्ड ट्रंप के साथ, दूसरा जब वो चाहते हैं, जब वो भारत का पक्ष कमजोर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय विदेश नीति का ये प्रभाव है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की साख वो खतरे में पड़ गई है। बिल्कुल, ये छोटी बात नहीं है। आज हमसे टकराने से, हमारे खिलाफ जाने से अमेरिका की साख खतरे में पड़ी है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मसला है, इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अच्छा, आप एक चीज समझिए, आयरनी, अब जरा फिर से भारत वापस लौटते हैं। सोनिया गांधी का आर्टिकल और राहुल गांधी का नेहरू प्लेस पे जाकर ये बताना कि यहाँ पर उत्पादन बिल्कुल बंद हो गया, ठप हो गया, खत्म हो गया, कुछ भारत में बचा नहीं है, सब कुछ अब विदेश में ही बचा है, ये क्या कहलाता है? देखिए राइशर, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि उनको थोड़ा क्या कहूँ मैं, समझ का अभाव ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन फिर भी नेहरू प्लेस तो वो जगह है ना भैया, एक मार्केट है बड़ी सी और उसकी रिपेयरिंग होती है, वहां कोई प्रोडक्शन थोड़ी ना होता है। अच्छा ये भी समझिए, राहुल गांधी वहां गए, अब उनकी आदत है। अच्छा वहां गए वो तो ठीक है, लेकिन कहां से आके गए? हाँ नहीं, अब वो तो मान लीजिए कि अच्छा सर उनको बताना था कि हम यहाँ हैं, अच्छा मैं यहाँ हूँ, यहाँ जानकारी तो नहीं है। मतलब आप बीच में एक शब्द बोले कि सोरोस पुत्र, तो शायद सोरोस पुत्र का विवाह हुआ हो गया, ठीक से हो गया, जहाँ भी हुआ हो गया ना, बड़े लोग गए थे, बड़े मेहमान। अच्छा काफी बड़ी उम्र की उनकी पत्नी भी है। अब ये तो खैर मतलब अलग विषय, लेकिन मेहमान दुनिया भर से वहां पहुंचे थे। अच्छा सोरोस पुत्र के, मतलब ऐसा लोग कहते हैं, हमको तो पता नहीं, हम तो जानते हैं कि लेकिन आज नेहरू प्लेस में थे वो। लेकिन राहुल जी, खैर राहुल जी पे आते हैं, राहुल जी पे छोड़ देते हैं, ठीक है। राहुल गांधी यहाँ नेहरू प्लेस में थे, वो वीडियो रिलीज किया। अब मैं आपको तुरंत 2-3 उदाहरण देता हूँ। राहुल जी खेत में जाकर 12-15 कैमरे के साथ वो गुड़ाई निराई उस सब में लग गए। ट्रक ड्राइवर के साथ सिद्धू मूसेवाला का गाना सुन लिया, मोची के साथ बैठ गए, बाइक वाले के साथ बैठ गए। अब सवाल यह है कि क्या इससे किसी का भला हो रहा है? रेलवे में कुली और कर्मचारियों के साथ बैठे, उसमें भी नाना प्रकार की चीजें आई। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी को राजनीति का कोई तरीका सूझ नहीं रहा है। और अब मैं एक बात आपको बताता हूं जो आप खोज लीजिएगा आप लोग। उसके बाद वो एक ड्रोन चलाने वाले के साथ बैठे और कहा तो ये जाता है कि उनके हाथ में जो ड्रोन था वो भी प्रतिबंधित था, क्योंकि चीनी ड्रोन हमारे यहाँ नहीं अलाउड है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि ड्रोन को लेकर भारत की कोई पॉलिसी नहीं है, ये है वो है, हमारा चाइना इतना बढ़ गया है, चाइना इतना बढ़ गया। अब अभी हमने दिखा दिया, हालांकि उसी वक्त ड्रोन एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ साफ कहा था 550 से अधिक देसी कंपनियां जो ड्रोन बनाती हैं। जिसकी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री थी, आज मेरे ख्याल से 200 से अधिक हो गई है। बहुत जबरदस्त 200 क्रॉस कर चुके हैं। आज हम दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट हैं जो मोबाइल बना रहे हैं। आज भारत में लगभग हर फोन जो भारत में बिक रहा है वो बन भारत में रहा है। अमेरिका में जो फोन आईफोन का जा रहा है उसका बड़ा हिस्सा मेड इन इंडिया ही है। मतलब अमेरिका में भी जो आईफोन जाता है चीन वाला नहीं जा रहा है। जो 25% अकेले जो है भारत में बना हुआ जो वहां पे बिक रहा है। तो अब कुल मिलाकर अगर कहें तो राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं बिना किसी तथ्य के, बिना किसी तर्क के। कोशिश ये कि भारत की आर्थिक नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की सैन्य नीति, सबको बस खारिज किया जाता रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के समय में सब सामने आ जाता है, 2 मिनट में पता चल जाता है। समस्या ये है, देखिए प्रतीकों की राजनीति सब राजनीतिक दलों को करनी चाहिए। हमने देखा कि जो तमाम जो सफाई कर्मचारी थे
उनके पैर धोते हुए हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर उसी तरीके से वो ट्रक ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, मोची के साथ जा रहे हैं, तो एक ठीक है, समावेशी एक राजनीति है, ये दिखाई जाए, आम आदमी के साथ दिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समस्या ये है ना कि कम से कम विदेश नीति के मामले में आप सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, जो आपके यहाँ कुछ चंद पढ़े लिखे लोग, बचे हुए अनुभवी लोग, उनके साथ तो बैठ लेते। तो शायद मुझे लगता है कि ये आर्टिकल लिखने से पहले सोनिया गांधी भी सोचती। क्या उन्हीं की पार्टी के तमाम लोगों ने कहा? मैं तो ये सोचता हूं कि जो तमाम विदेश मंत्री रहे हैं उस समय मनमोहन सरकार में, चाहे GM कृष्णा, SM कृष्णा रहे हों, चाहे प्रणब मुखर्जी रहे हों, इन सबके साथ साथ में जो लोग ये हैं वो क्या इसके साथ में सहमत होते? पी चिदम्बरम अभी हैं, क्या वो सहमत होते इससे? कारण ये हो गया है कि कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन के साथ साथ में ये साफ साफ अब दिखाई पड़ने लगा है कि अब किसी भी तरीके से नहीं खेलेंगे तो खेल बिगाड़ेंगे। लेकिन यहां समस्या खेल जो है ना, देश खेल नहीं है, आप देश के हितों से खेल रहे हैं, और ऐसी आग से आप खेलोगे तो आप जलोगे। अभी राहुल गांधी जी का जन्मदिन था, शुभकामनाएं उनको, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। हाँ, 55 वर्ष के वो हो गए, तो उनको शुभकामनाएं जी। लेकिन अभी उनके उस पर जो है रोजगार मेला लगा था, बड़ा खुश होके IT सेल ने खूब चलाया, युवक कांग्रेस ने मेला लगाया। कमाल की बात कि जिन कंपनियों को दिन रात उद्योगपतियों को गाली देते रहते हैं, उन्हीं से निवेदन कर कर कहा कि हमारे यहाँ कुछ मेला लगा लो। उसके बाद कह रहे हैं सरकार, जब हम ऐसा कर सकते हैं सरकार क्यों नहीं कर सकती? अरे उनको पता ही नहीं है कि सरकार कर रही है, तभी तो ये कंपनियां उस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और देश के हर हिस्से में ऐसे मेले तो स्कूल वाले लगा लेते हैं, जो मैनेजमेंट कॉलेज होते हैं ना, वहां भी ऐसे रोजगार मेले लगते हैं, हर कंपनी में प्लेसमेंट होता है। लेकिन उसको यूं दिखा रहे हैं कि जैसे ये तो अलग से कुछ कमाल कर दिया हो। और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी की जो राजनीति है, जो राहुल कांग्रेस की राजनीति है, वो बहुत स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, और ऐसे वो जनता का भरोसा जीत पाएंगे, इसमें मुझे संदेह दिख रहा है।